लेट्स स्टार्ट। हमारे 2017 के पेपर का फर्स्ट क्लास है और वैसे हमारा छठा सिक्स क्लास है तो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज नंबर 1 से। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है जो कि हम डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। Which टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस है वैक्सीन्स अवेलेबल। मगर यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि सिर्फ वैक्सीन जो अवेलेबल है वो हेपेटाइटिस बी की है। मगर यहाँ पे ऑप्शंस जो है कुछ और तरीके से हैं। कैसे कि ऑप्शन बी ए में है हेपेटाइटिस ए बी एंड सी। तो हमें पता है कि सी की तो वैक्सीन है ही नहीं। देन हम आते हैं ऑप्शन बी पे, है ऑप्शन हेपेटाइटिस ए एंड बी। देन हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, तो वहां पे भी ऑप्शन नंबर बी एंड सी, तो सी की नहीं है। देन हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, तो हेपेटाइटिस ए एंड सी। देन सी जहां पे भी लग गया तो हमें पता है कि सी की वैक्सीन तो अभी तक डेवलप हुई ही नहीं दुनिया में कहीं भी। मगर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है। तो हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है वो है जस्ट हेपेटाइटिस बी की। मगर वर्ल्ड वाइड WHO ने हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी डेवलप की है, मगर वो फुल्ली हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमारा जो जवाब होगा हम देखेंगे कि ऑप्शन ए में सी भी है, ऑप्शन बी में भी सी है, ऑप्शन डी सी में भी सी है। तो एक ही ऑप्शन है जहां पे सिर्फ हमारे पास है ए एंड बी। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हेपेटाइटिस ए एंड बी। हम हेपेटाइटिस पे बहुत डिस्कस करके आए कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें क्या होता है, कौन से इसके टाइप्स हैं, आरएनए कौन सा होता है, जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सा इंजेक्शन किस हेपेटाइटिस की टाइप की प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लगती है। तो ये हम सारी चीजें डिस्कस करके आए हैं पिछली क्लास में। तो ये क्वेश्चन उसका जो है तसलसल है। देन हम आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, which electrolytes is essential for enzyme एंड न्यूरोकेमिकल एक्टिविटीज। पहले तो हम देखें इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स, समझो आयोन्स पैदा करें। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसमें आयोन्स, आयोन्स वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हमारा सोडियम भी इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम भी, कैल्शियम भी। इसी तरीके से हमारे जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स इसे फ्लूइड्स में भी हम जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, उसमें भी हम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। तो हमारे फ्लूइड्स, तो पहले तो हम देख लें कि फ्लूइड्स हमारे 3 किस्म के आते हैं। एक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। रिंगर लेग पे क्वेश्चन आ चुका है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द आइसोटोनिक फ्लूइड। देन आइसोटोनिक में रिंगर लेग। तो यहाँ पे हम देखें इलेक्ट्रोलाइट की बात हुई तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो इसेंशियल, जरूरी हो, अहम हो, किस लिए, एंजाइम एंड न्यूरो केमिकल एक्टिविटीज। तो न्यूरोकेमिकल एक्टिविटीज कौन करवाते हैं, वो करवाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। दो जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका जो गैप होता है दोनों न्यूरॉन्स के बीच में उसको कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्टिक गैप भी उसे कहते हैं, साइनेप्स आर साइनेप्टिक गैप। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है कहीं पे। तो उसपे उन बीच में जो केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटी है दोनों की ट्रांसमिट कराने में हेल्प करते हैं, उनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। और वो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरोकेमिकल से बने होते हैं। तो यहाँ में अगर देखें क्लोराइड, तो क्लोराइड नहीं होगा क्योंकि वो न्यूरो एक्टिविटीज में उसका इतना रोल नहीं है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रोल है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्लेम्पशिया, जब प्रेग्नेंट वुमेन में फिट्स होते हैं और वो फिट्स जब होते हैं तो उन वुमेन को इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट के इंजेक्शन। तो ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरोकेमिकल एक्टिविटीज में इसका रोल है। देन हमारे पास है पोटेशियम फास्फेट। तो हमारे पास जो क्लोराइड है ऑप्शन ए में, उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है हमारी बॉडी में, 90
6 to 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQ। तो क्लोराइड की जो नॉर्मल रेंज है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो किस लिए है एसेंशियल, एंजाइम के लिए भी, न्यूरोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए भी, एंड आल्सो नीडेड फॉर कार्डियक एंड स्केलेटल मसल एक्सेप्टेबिलिटी। जो उसकी मसल के अंदर जो मूवमेंट है, एक्साइटेबिलिटी है, उसके लिए भी ये अहम होता है। नॉर्मल रेंज क्या होती है, अगर हम एक पेशेंट है उसमें फिट्स हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसके इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएं, जब इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है, या सिर्फ हम इलेक्ट्रोलाइट सारे नहीं करवाते, हम जस्ट मैग्नीशियम का टेस्ट करवाते हैं, तो मैग्नीशियम की नॉर्मल रेंज जो है वो कितनी होती है, 1.3 टू 2.1 MEQ। 1.3 टू 2.1 मीन्स 1 to 2 MEQ। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, एक्लेम्पशिया। एक्लेम्पशिया किस में होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में। तो एक्लेम्पशिया की जो सिम्टम है कौन से होते हैं, फिट्स, सीजर, कन्वल्सन जिसे आप कहें। तो एक्लेम्पशिया में, एक्लेम्पशिया की ट्रीटमेंट क्या है, एक्लेम्पशिया की ट्रीटमेंट पे ये मैग्नीशियम का क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे, किसी पास्ट पेपर में आया है नर्सिंग की में। तो वो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटिंग द पेशेंट ऑफ एक्लेम्पशिया, उसमें भी मैग्नीशियम का ऑप्शन है। देन हमारे पास है फास्फेट। फास्फेट देन सॉरी पोटेशियम, ऑप्शन सी। नॉर्मल लेवल जो है पोटेशियम की एडल्ट 3.5 टू 5.2, 3.5 टू 5.2 नॉर्मल पोटेशियम की लेवल है। हम सोडियम की नॉर्मल वैल्यू डिस्कस करके आए थे। पोटेशियम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है और सोडियम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है। पोटेशियम इंट्रासेल्युलर और सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर। पोटेशियम को, पोटेशियम पे क्वेश्चन आया था, पोटेशियम को किससे शो करते हैं, कैलियम से। हाइपोकैलेमिया पे हमारा क्वेश्चन आ चुका है 2019 के पेपर में, हाइपोकैलेमिया। देन हमने डिस्कस किया था नेट्रेमिया, हाइपर नेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया। तो अगर सोडियम जिसको नेट्रियम कहते हैं, Na के सिंबल से उसे शो करते हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि नॉर्मल वैल्यू फॉर सोडियम कितना होता है। आप चैट में जवाब उसका जरूर दें। देन हमारे पास है फास्फेट। फास्फेट जो है ऑप्शन डी में, फास्फेट नेसेसरी होता है किस लिए, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। हमारे टीथ और बोन की फॉर्मेशन के लिए फास्फेट का बहुत रोल होता है। और अगर हम जेनेटिक मेकअप की बात करें, जो हमारी DNA है, जीन है, हमारे क्रोमोसोम्स में, तो उनमें जो फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंस होती है वो फास्फेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है DNA की फॉर्मेशन में। नॉर्मल फास्फेट कंसंट्रेशन इन सीरम प्लाज्मा, तो नॉर्मल फास्फेट वैल्यू क्या होती है हमारी बॉडी में, 2.5 टू 4.5, 2.5 टू 4.5 नॉर्मल mg पर डेसीलीटर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो नॉर्मल वैल्यू होती है फास्फेट की। अगर फास्फेट की कम हो जाए हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल 1 हो जाए, 1.5 हो जाए, डिक्रीज हो जाए, जैसे हम कहते हैं हाइपोफास्फेटेमिया। हाइपोफास्फेटेमिया हो जाए तो क्या होगा, बोन और जो टीथ हैं वो वीक हो जाएंगे, DNA की मल फॉर्मेशन हो जाएगी, DNA की फॉर्मेशन में भी जो है प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। बोन हमारे जो है और टीथ वो वीक हो जाएंगे, फ्रजाइल हो जाएंगे, इजी टू ब्रेक हो जाएंगे, शेडिंग होगी उसकी टीथ की। एक होते हैं टेम्पररी टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ को एक टर्म यूज होता है, एक वर्ड यूज होता है, वो कौन सा होता है, एक तो होता है मिल्की, मिल्की टीथ, टेम्पररी टीथ। इसके लिए एक और मेडिकल टर्म यूज होता है जो पहले क्वेश्चन का भी जवाब नहीं आया, तो मैं बता देता हूं क्योंकि आगे चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है टीथ के लिए,
तो 135 टू 145 जो है नॉर्मल लेवल है सोडियम की। सोडियम को नेट्रियम कहते हैं। तो बाकी टी तो वाला जवाब जरूर देना आप लोग। एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्निंग के लिए बहुत जरूरी होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटेरिक फीवर इज काज्ड बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। इंटेरिक फीवर इज काज्ड बाय, सॉरी आप 1 मिनट तक वेट करना। 1 मिनट तक वेट करना। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटेरिक फीवर इज काज्ड बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। पहले तो इंटेरिक फीवर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जो तीनों बाकी ऑप्शन है शजेला, इंटोमोबा, रोटा, तो ये इससे रिलेवेंट है। शजेला बैक्टीरियल है मगर एंटेरिक फीवर के लिए नहीं है। शजेला जो है डायसेंट्री होती है, काज करता है बैक्टीरिया। शजेलोसिस भी उसे कहते हैं। तो इंटेरिक फीवर जो है उसका जो काजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया वो है सल्मोनेला टाइफाइड। टाइफाइड इंटेरिक फीवर का दूसरा नाम है। इंटेरिक फीवर का दूसरा नाम टाइफाइड। टाइफाइड किस लिए कहते हैं? क्योंकि सल्मोनेला टाइफाइड जो है इसका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। तो अब इसमें विडाल टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट थी, जो कि अब उसको रिलायबल नहीं समझा जाता। विडाल विडाल पे पहले क्वेश्चन किसी टेस्ट में आ चुका है नर्सिंग की में, मगर अब जो है करंटली WHO और इवन दो सिंध गवर्नमेंट है 2021 से इसे रिलायबल नहीं समझते। ब्लड कल्चर मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो है ब्लड कल्चर फॉर द टाइफाइड। शाजिया डेसिडियस इज कॉल्ड मिल्की टीथ। बहुत लेट के बाद जवाब आया है, वो भी एक और एप्रिशिएटेड करेक्ट आंसर डेसिडियस। डेसिडियस का मतलब पता है क्या होता है? डेसिडियस का मतलब जैसे पतझड़ हो और पत्ते गिरते हैं, तो ऐसे कोई चीज जो गिरे उसको डेसिडियस कहते हैं। विडाल टेस्ट रिलायबल नहीं है, ब्लड कल्चर बहुत रिलायबल है। और इंटेरिक फीवर में एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग होती है, समटाइम डायरिया होता है, समटाइम कॉन्स्टिपेशन होती है, और जो है वीकनेस बहुत हो जाती है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन में करंट स्टडी है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में ब्लाइंडनेस हो रहा है इंटेरिक फीवर की वजह से। तो नेक्स्ट उस पे ऑप्शन पे आते हैं हम, उसके ऑप्शन ए पे शजेला। शजेला जो है वो भी बैक्टीरिया है,
जिसका नाम है शजेला, और ये काज करता है डायसेंट्री। डायसेंट्री में और डायरिया में फर्क क्या होता है? डायरिया जो है वो नॉन ब्लोडी होती है, और डायरिया विद ब्लोडी ब्लड हो तो उसे डायसेंट्री कहते हैं। इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लोडी डायरिया होते हैं, स्टमक क्रैम्प्स होते हैं और फीवर होते हैं। इसको शजेलोसिस भी कहते हैं। देन हमारे पास है इंटेमोएबा। इंटेमोबा जो है वो प्रोटोजोअल हेलमिंथिक डिजीज है, इंटेस्टाइन की अमेबियोसिस इसे कहते हैं। और इसमें माइक्रोस्कोपिक टिनी पैरासाइटिक अमेबा हिस्टोलाइटिका, अमेबा हिस्टोलाइटिका भी इसे कहते हैं। इसके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को जो कि फीको ओरल रूट के थ्रू, अगर इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो फीको ओरल रूट है। अब क्वेश्चन आ चुका है हमारा रोटा वायरस पे। तो उसमें क्वेश्चन ये था, आई थिंक इस तरीके से एक क्वेश्चन के कौन सा पैथोजन है, वायरस है जो कि अंडर 5 ईयर चिल्ड्रेन में डेथ का सबब बनता है, मगर डायरिया होते हैं विदाउट फीवर। डायरिया विदाउट फीवर तो रोटा वायरस की वजह से होते हैं, डायरिया होते हैं रोटा वायरस की वजह से, और वो डायरिया में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, और इसमें विदाउट फीवर जो है और एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन काज है अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में डेथ का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, रोटा वायरस। ये हम डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन है आई थिंक इसी पेपर पे या 2015 वाले पेपर पे, मगर इस पे क्वेश्चन आया हुआ है रोटा वायरस पे। अब तो इसकी वैक्सीनेशन भी होती है रोटा वायरस की। क्वेश्चन नंबर 4, which statement is true for quotidian fever? Which statement is true for quotidian fever? quotidian fever के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फीवर अकर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 days, 2 दिनों के बाद फीवर हो तो उसे कहते हैं टर्टियन फीवर। फीवर जो 48 घंटे के बाद आए, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन छोड़ के फिर हो, दूसरे दिन के बाद फीवर हो तो उसे कहते हैं टर्टियन फीवर, और ये 48 घंटे के बाद होता है, तो कोटिडियन फीवर इसे नहीं कहते। ऑप्शन बी में है फीवर अकर ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज पे। बाउट ऑफ फीवर अकर डेली फॉर फ्यू ओवर, फ्यू ओवर में अगर होता है, डे में 2-3 घंटे फीवर होता है और बाद में फिर वो रिलीव हो जाता है, रोजाना ऐसे हो रहा है, तो उसे कहते हैं कोटिडियन फीवर। देन हमारे पास है कोटिडियन फीवर, कॉर्टान फीवर। अगर आपने पहले कभी नाम ये टार्टियन और कॉर्टान फीवर, कॉर्टान फीवर किसे कहते हैं? फीवर 72 आवर्स के बाद, 3 दिन के बाद अगर फीवर हो रहा है, आ रहा है फीवर, फिर वो है रिलीव हो रहा है, बाउट्स ऑफ फीवर। बाउट्स ऑफ फीवर मीन्स कभी थोड़ा सा फीवर हो, बुखार हो, फिर वो रिलीव हो जाए, तो उसे कहते हैं कॉर्टान फीवर 72 आवर्स के बाद। पायरेक्सिया, आपने टर्म जो है सुने होंगे, पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया, एंटी पायरेटिक। एंटी पायरेटिक तो कॉमन टर्म है, आपने सुना होगा, जिसका मतलब है कि एनी ड्रग व्हिच रिलीव द फीवर इज नोन एज एंटी पायरेटिक। जैसे एनाल्जेसिक, एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक वो ड्रग जो वोमिटिंग को रोके, नोजिया को रोके, और इमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स जो वोमिटिंग करवाए, इमेटिक, एंटी इमेटिक। जैसे हमारे पास है डाईयूरेटिक। इसी तरीके से एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी पैरास माइक्रोबियल, उसके बाद एंटी वायरल, ये भी हम डिस्कस करके आए थे। एंटी प्रोटोजोल जैसे अल्बेंडाजोल, मेबिंडाजोल जिसमें आ रही है। तो पायरेक्सिया का मतलब है फीवर, फीवर लेस देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 से कम। अगर 104 से ज्यादा फीवर है तो उसे कहेंगे हाइपर पायरेक्सिया। अगर 104 तक है
या उससे कम है तो उसे कहेंगे पायरेक्सिया। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ टेम्परेचर। 104 से कम हो तो पायरेक्सिया, 104 से ज्यादा है तो हाइपर पायरेक्सिया उसे कहेंगे। और एंटीपायरेटिक जो ड्रग है वो फीवर को रिलीव करने के लिए यूज होती हैं। వాళ్ళందరూ తర్వాత పోయేవాళ్ళు అనుకుంటా काइंडली जिसकी म्यूट पे ना हो माइक को म्यूट पे लगा दें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है इंटरमिटेंट फीवर। फीवर इज फ्लक्चुएशन बेसलाइन बिटवीन नॉर्मल टेम्परेचर एंड फीवर। फीवर कम हो जाए फिर फीवर हो ओवर द कोर्स ऑफ डे में ऐसे होता हो, फीवर आए फिर फीवर कम हो जाए, फ्लक्चुएट हो जाए, फिर फीवर हो, तो इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। अगर इसी पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, what is generalized cause of edema of foot in daytime। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। फुट जर्नलाइज्ड ओडिमा का काज जो है फुट में ओडिमा होती है, और वो भी होती है डे टाइम में। जस्ट कब होती है? डे टाइम में होती है, रात में नहीं होती, सिर्फ डे में। तो इसके देखें, अगर हमारे पास कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर हो, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर का अगर पेशेंट हो तो उसको तो ओडिमा जब होती है तो वो दिन में भी होती है रात में भी होती है। तो वो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता कि ओडिमा हो और वो जस्ट फॉर डे हो। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर की वजह से जो हो ओडिमा, वो पल्मोनरी ओडिमा हो, वो जर्नलाइज्ड ओडिमा हो, चलो फुट की ओडिमा हो, वो लोअर एक्सट्रीमिटीज की हो, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ दिन में हो और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर के पेशेंट में रात में ओडिमा ना हो। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर एक्चुअली क्या होता है? कैपेसिटी जो होती है हार्ट की पंप करने की, वो बॉडी की नीड से मीट नहीं करती। देन हम आते हैं राइट साइड फेल्यूर भी इसे आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक अम्ब्रेला टर्म है। एक जर्नली सिंड्रोम मीन्स एक उसमें मल्टीपल सिम्टमेटिक सिम्टम्स होंगे। जैसे उसमें प्रोटीन यूरिया होगी, मीन्स यूरिन में प्रोटीन का आना। आप क्या समझते हैं, क्या प्रोटीन नॉर्मली फिल्ट्रेट होती है? हमारे जो ब्लड किडनीज हैं, किडनीज के अंदर हमने देखा कि 2 किडनीज, और हर किडनी जो है 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन की बनी हुई होती है। नेफ्रॉन जो है बेसिक यूनिट है किडनी के। अब वो नेफ्रॉन जो है वो बना हुआ है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर, जिसे बाउमेन कैप्सूल कह रहे हैं। बाउमेन कैप्सूल के अंदर एक जाली है, एक नेटवर्क है ब्लड वेसल का। उस ब्लड वेसल के नेटवर्क को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो एक ब्लड का, टिनी ब्लड वेसल्स का, माइक्रो वेसल का एक नेटवर्क है। उसमें क्या होती है? फिल्ट्रेशन होती है। तो कौन सी चीजें हैं जो फिल्ट्रेट नहीं होती? प्रोटीन फिल्टर नहीं होती, और ब्लड सेल जो है वो भी फिल्टर होके उसमें से नहीं निकलते। मगर वो ब्लड जो फिल्ट्रेशन के बाद जो वापस निकलता है, वो वापस उससे मूव हो जाती है। सिर्फ हमारी प्लाज्मा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर जो है वो उससे फिल्ट्रेट होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स। जब प्रोटीन वहां से आ रही हो यूरिन में, तो क्या होगा? प्रोटीन की बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, और अल्टीमेट हमारा क्या जाएगा? कॉन्सेप्ट के ग्लोमेरुलर जो है वहां पे रप्चर हो चुका है। वो जो वेसल्स हैं वो रप्चर हो चुकी होंगी, उस रप्चर की वजह से वहां से प्रोटीन आ रही है। ब्लड अगर यूरिन में आता है वो भी उसकी वजह से हो सकता है, या फिर वो उसका रीजन जो है कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन जहां वुंड हो सकता है। तो हाइपर लिपिडेमिया भी होगी उसमें, हाइपो अल्ब्यूमिनिया होगी। अल्ब्यूमिन का काम क्या होता है एक्चुअली? अल्ब्यूमिन का काम होता है ओस्मो रेगुलेशन करना। अगर कोई आपसे कोई बंदा न्यूट्रिशन असिस्टेंट की जॉब कर रहा है तो वहां पे उनके पास मल न्यूट्रिशन के पेशेंट आते हैं। मल न्यूट्रिशन आप दो चीजों पे, उसकी कॉमन डिजीज, एक मरासमस, दूसरी कवाशकोर। कवाशकोर में होता है क्या है कि पफी फेस होता है, स्वेलिंग होती है बॉडी में, ओडिमा होता है। ओडिमा एक्चुअली होता क्यों है?
डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से क्या होगा, अमाइनो एसिड जो है अल्ब्यूमिन, उसकी भी डेफिशिएंसी होगी, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो फ्लूइड है हमारा वो रिटेंट होना शुरू हो जाएगा लोअर एक्सट्रीमिटीज में, तो इसका जो काज है इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा बेसमेंट कौन सा ग्लेमेरुलस का रीनल बाउमेन कैप्सूल में या रीनल कैप्सूल आप उसे कहें, तो यह भी नहीं हो सकता। अगर इसमें ओडिमा होगी तो दिन में भी होगी रात में भी होगी, यहाँ पे जस्ट डे की बात हो रही है। देन हमारे पास ऑप्शन है वेस्कुलर डिजीज, तो वेस्कुलर डिजीज इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है, मगर वो क्यों है, क्योंकि वेस्कुलर डिजीज जब होगी तो जब बंदा काम करेगा, जब खड़ा रहेगा, जब बैठा रहेगा, तो वेसल्स जो है उस पे उनकी जो है प्रॉपर मूवमेंट जो है नहीं होगी, क्योंकि अगर बंदा खड़ा रहेगा उसकी वेस्कुलर डिजीज है, वेस्कुलर डिजीज में जो है उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं उनके वेसल्स जो है वीन उसके वाल की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, वेरिकोज वीन भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल, तो इसी तरीके से उसकी वाल की जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होगी, तो उसका फ्लो जो है बैक फ्लो में बहुत डिफिकल्टी होगी, फिर उसमें क्या होगा कि ओडिमा फुट में होना शुरू हो जाएगा। जब बंदा लेटेगा सोएगा तो उसकी जो है प्रॉपर सर्कुलेशन होगी, उसकी बॉडी फ्लैट हो जाएगी, तो रात के टाइम में समझो लेटने के सोने नींद करने की वजह से ओडिमा जो है वो कम होगा, मगर जर्नलाइज्ड काज उसका ओडिमा का डे टाइम में अगर हो रहा है तो वेस्कुलर डिजीज होंगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है किडनी फेल्योर, किडनी फेल्योर में क्या होगा, किडनी स्टॉप हो जाएगी वर्किंग, तो उसमें किडनी फेल्योर के पेशेंट में हमारे पास क्या आता है, यूरिया और क्रेटिनिन की लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो क्रेटिनिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 0.7 टू 1.3 mg पर डेसीलीटर, 0.3 टू 1.3 डेसीलीटर mg पर डेसीलीटर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, 30 ईयर ओल्ड, कंप्लेन है उसको फीवर की, डिस यूरिया, डिस का मतलब क्या था हम पढ़ के आए थे, मींस पेनफुल, जब यूरिन आए तो पेनफुल हो, बर्निंग मिक्चुरेशन हो, जलन की उसको फील हो रही हो, और रिजल्टिंग क्यों हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन काजेटिव एजेंट कौन सा है, पैथोजन जो काज करता है वो है बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई, इश्रिका कोलाई बैक्टीरिया। यूरिनरी ट्रैक्ट में कॉमनेस्ट जो काज है इन्फेक्शियस पैथोजन का वो है ई कोलाई, ई कोलाई की वजह से एब्डोमिनल और पेल्विक इन्फेक्शन भी होते हैं, नमूनिया भी समटाइम काज करता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड, बैक्टीरिया, मेनिंजाइटिस भी समटाइम काज करता है, मगर मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा जो काज करता है ये यूटीआई काज करता है। उसके बाद ऑप्शन है गोनोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, स्यूडोमोनास। हमें पता है कि बैक्टीरिया कोकाई होते हैं, कॉमा शेप होते हैं, रॉड शेप होते हैं, जैसे बेसिलाई होते हैं, तो इसके बैक्टीरिया के जो नाम है वो उसके शेप की वजह से दिए जाते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी, सी और डी, उसके अलावा HIV, ये मोस्ट कॉमन जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया, जैसे सिंधी में परमेल। सो गोनोरिया जो है बैक्टीरियल डिजीज है जिसका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है नाइजेरिया गोनोरिया। गोनोरिया बैक्टीरिया और वो ट्रांसमिट कब होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस भी बहुत सारे इन्फेक्शन काज करते हैं, सुपरफिशियल स्किन लीजन हो, लोकलाइज एप्सिस, एप्सिस क्या होती है, मींस पस फॉर्मेशन भी हो जहाँ पे, और उसके अलावा नमूनिया, इंडोकार्डाइटिस, ओस्टियोमलाइट मलाइटिस मींस बोन के जो इन्फ्लामेशन होती है उसके वो काज कर रहे थे। सोडोमोनास,
स्यूडोमोनास जो है वो वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन उसमें भी होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, पर एज कंपेयर टू इकोलाई इसका इन्फेक्शन कम होता है। इसलिए ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा वो जो होता है वो इकोलाई होता है, मगर समटाइम इसका जो है स्यूडोमोनास भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया मींस ब्लड में सेप्सिस इन्फेक्शस जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए, वो भी काज होता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच डिजीज डिक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। हम डिस्कस करके आए थे हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म पे। हाइपोथायराइडिज्म में एक कंडीशन भी हमने दी थी हेशोमोटो जो है डिजीज, और ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज तो थी हाइपरथायराइडिज्म का की वजह से, और हेशोमोटो जो थी वो थी हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। कॉमनेस्ट हाइपोथायराइडिज्म के काजेज देखें हम, उसके सिम्टम टायर्डनेस, cold intolerance or sensitivity to cold, constipation, dry skin, weight gain, puffy face, hoarse voice, coarse hair means brittle hair जो होते हैं स्किन और हेयर वो हो जाते हैं। इसके टोटली अपोजिट आप सिम्टम बना लें वो है हाइपरथायराइडिज्म के, इसके अपोजिट आप सिम्टम जो बना दें। अंडर एक्टिव हाइपरथायराइड हार्मोन होता है, और हाइपरथायराइडिज्म में ओवर एक्टिव थायराइड हार्मोन होता है। हमने पिछले लास्ट क्लास में इन पे पढ़ा था, थायराइड को भी पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड को भी पढ़ा था, और उसके प्रोफाइल भी देखी थी, और हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म पे भी हमने देखा था। कैंसर जो है जो प्लाज्म उसे कहते हैं, मेलिग्नेंट और बेनाइन दोनों पे हम बात करके आए हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव यहाँ पे देखें क्लियर नहीं है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, किस चीज की है तो ये भी हमारा नहीं होगा। कार्डियक फेल्यूर, कार्डियक फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर मींस देन द हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट को ऐसे समझे, ब्लड कैन नॉट रीच द हार्ट, हार्ट को, हार्ट जो अटैक हो, हार्ट फेल हो, एमआई जिसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे कहे, उसमें क्या होता है हार्ट को खुद को ब्लड जो है उसकी कोरोनरी सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद जो है हार्ट फेल्यूर मींस हार्ट फेल टू सर्कुलेट ब्लड, वो सर्कुलेट ब्लड जो है पंपिंग नहीं कर पाएगी, फेल हो जाएगी। उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है हार्ट की वो जो है सडन स्टॉप हो जाएगी, बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट जो है सडन स्टॉप हो जाएगी, उसे कहेंगे कार्डियक अरेस्ट। हमारे पास लास्ट और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A 10-year-old child was given high dose of chloramphenicol। chloramphenicol में क्या आती थी, पहले एक सिरप फॉर्म में और टेबलेट फॉर्म में आता था क्लोरोबाइस्टिन, और उसका बहुत ओवर यूज किया गया क्योंकि उसके अर्ली रिजल्ट होते थे उसमें फीवर को सबसाइड करने के। तो इसमें होता क्या है, क्लोराम्फेनिकोल जो ड्रग्स होती हैं वो जाकर बोन मेरो की जो स्टिमुलेशन है कि रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करे, उसको सब जो है इनहिबिट करती हैं। तो इस वजह से जो ब्लड सेल है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो जब भी ब्लड सेल की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए, न्यू सेल बनना कम हो जाए, तो इस कंडीशन एनीमिया की को कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। ब्लड सेल की प्रोडक्शन न्यू प्रोडक्शन कम हो जाए उसे कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया किसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल का जो डेथ रेट है वो फास्ट हो जाए, हीमोलाइटिक एनीमिया जिसकी वजह से बिलिरुबिन भी बढ़ जाता